GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान मलिक मोहम्मद बोस्तान। उनसे मुलाकात के लिए थोआ बादर में वाक़े मुहम्मदी हाउस पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलिक बोस्तान से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। बिल्कुल मलिक साहब, आपने हुकूमत को 24 अरब डॉलर का कर्जा देने की ऑफर की एक बार, तो क्या आपके पास इतने ज़्यादा पैसे? जी मेरे पास नहीं है, ये थोड़ा सा कोई गलत कन्वे हो गया है। ऐसे मैंने नहीं कहा, हमने 24 अरब डॉलर इकट्ठे करके दे सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लेके उधार पर और बगैर किसी इंटरेस्ट के। तो ये बड़ी अच्छी ऑफर थी, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको बैंकिंग लैंग्वेज में स्वाप अरेंजमेंट कहा जाता है और तुर्की ने इस मॉडल पर ऑलरेडी काम किया और 200 अरब डॉलर इकट्ठे कर भी लिए हैं पिछले 2 साल में। और ये सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस कराया था 1998 में, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था और हमारे रिज़र्व जो तो सिर्फ 400 मिलियन रह गए थे और हेडलाइन लगी थी जंग पे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया कि उसने वर्ल्ड बैंक के 40 मिलियन डॉलर पे नहीं किए, जो कि इसके पास है ही नहीं। तो उस वक्त मुझे गवर्नर डॉक्टर याकूब साहब थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बुलाया, भाई ये मसला है और हमने 40 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है, तो ये बड़ी पाकिस्तान की बदनामी होगी। और वो हमने जुमे को कर दी थी, तो यही प्रपोजल मैंने दोबारा दिया। तो क्या वाकई पाकिस्तान पिछले दिनों डिफ़ॉल्ट करने वाला था? जी बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट करने टेक्निकली तो हो ही गया, क्योंकि जब आप किसी कंट्री को देने 4 अरब और है उसके बाद 2 अरब, तो डिफ़ॉल्ट तो ऑटोमेटिकली होते ही है। क्योंकि लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट की 2 किस्में होती हैं। एक होता है कमर्शियल लोन, जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। जो कंट्री के लोन है वो आप नहीं दें तो वो डिफ़ॉल्ट में नहीं आते। बैंकों के जो लोन है वो आपको हर हालत में पे करने होते हैं। तो वो ऐसा कोई लोन नहीं जो हुकूमत ने पे नहीं की हो। उसने एक वक्त आपने डॉलर 3 अरब तक चले गए थे, वो वही पेमेंट ही थी। लेकिन IMF ने हमें बहुत ज़्यादा तकनीक नाच नचाया है, इनको पूरे 9 महीने रगड़े लगवाए हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब, ख़ास तौर शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये जो IMF ने पैकेज मंजूर किया है पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर का, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? देखो जी, इस 3 अरब के डॉलर के साथ 23 अरब डॉलर दूसरे भी आने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। 6 अरब दोस्त मुबारक देंगे जो फाइनेंसिंग करेंगे, 6 से 8 अरब डॉलर उन्होंने वादा किया है। 6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक से आएंगे, 12, 6 अरब इसके अपने, 18, 5 आपके पास पहले हैं, 23 अरब डॉलर ये आपके बन जाते हैं। और मज़ीद भी हैं पाइपलाइन में, तो बहुत से 17 अरब डॉलर है, लेकिन ये वो हैं जो फ़ौरन मिलने वाले हैं। तो हमारे रिज़र्व जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रुपये भी मजबूत होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, GDP आपकी मजबूत होएगी, सस्ता लोन मिलेगा। आपका देखो ना, इंटरनेशनल जो डॉलर बॉन्ड था, जब डिफ़ॉल्ट की खबरें मुसलसल पीटी गई तो वो 1 रुपये से $1 से कम हो गए 51% पे चला गया, यानी कि आधी कीमत पे चला गया। इतनी नुकसान हुआ मुल्क को। और लेकिन अब जब जो ही IMF का मैदा हुआ तो उसने रिकवरी की और आज अल्लाह का शुक्र है 27 पर 2 दफ़ा किया है और आज 86 पे खड़ा है। अभी भी वाले वैल्यू से कम है, लेकिन इंशाल्लाह और भी फंड आएंगे तो इंशाल्लाह वो 1 से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है IMF का फ़ायदा। तो IMF को ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन चैनल है पाकिस्तान का, फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो जब आता है तो सारे चैनल आपके खुल जाते हैं। तो ये इसलिए इतनी आम आदमी इसको नहीं समझता, लेकिन हमारे मतलब कुछ नादान दोस्त ज़्यादा ही कहते हैं IMF से हमने गिरवी रखी। देखो IMF से मैं भी मिला हूँ और मैंने ये बातें पब्लिक में जो हो रही हैं, जो आम आदमी कहते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हमें अपने इंटरेस्ट गिरवी रखने पड़ते हैं, तो वो कहते हैं हमने कभी नहीं कहा। मेरी तमाम से मीटिंग हुई, बोला हम तो कहते हैं भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, तो आप ये लोन वापस कैसे करोगे ये हमें बता दो। तो आपके लोग वर्किंग ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं, उनको पता है इतने रुपए पेट्रोल पे बढ़ाएंगे तो पेट्रोल वाले फिगर दे देंगे, गैस का दे देंगे, बिजली का दे देंगे, और यही उनके पास आसान रास्ता है बताने का। IMF नहीं कहता कि आप पेट्रोल बढ़ाएं, नहीं, वो कहते हैं हमें बताएं आप देंगे कहाँ पे, और वो हमको वो कहते हैं कि जितनी की चीज़ें ले रहे हैं कम से कम उतना तो लोगों से इतनी सब्सिडी न दें कि आपको ये जो गर्दी करता है, वो कहते हैं आप बना रहे हैं 33 का, लोगों को दे रहे हैं 18 का, तो आप इसमें भी तो कोई अपनी करें ना वर्किंग, तो अपनी रेवेन्यू उन लोगों से बढ़ाएं जो टैक्स नहीं देते,
और जो टैक्स देते हैं उनको ना निचोड़े। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तो बात चलती रहेगी सारा दिन आपके साथ, लेकिन थोड़ा माजी की तरफ जाते हैं, बचपन की तरफ जाते हैं कि बचपन कैसा था। और ये जो जट्टों के जो बच्चे होते हैं ये कब से इतने बड़े कारोबारी हो गए? हमारी जो बचपन बड़ा टफ था, क्योंकि हम खुद एग्रीकल्चर घराने से हैं और हमने जब होश संभाला तो वो यही, उस वक्त मैनुअल चीज़ें थी। अब तो ट्रैक्टर भी आ गए, ट्रैक्टर मशीनें भी आ गई, तो हम तो हाथ से काम किया। और मैंने बाज़ाते खुद में, मुझे याद है 6ठी क्लास में जब मैं पढ़ता था तो हमारे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था। अब अल्लाह का शुक्र कॉलेज भी बन गया, लेकिन उस वक्त फिर हमें ये मुरीद बेस है, यहाँ से कोई है 5 किलोमीटर पे, तो फिर हम यहाँ पैदल जाते थे। अगली जो मैंने मिडल वहाँ से की है, और फिर वापस आके बाकायदा ज़मीनों में हमें जाना पड़ता था और उसको चारा काटना पड़ता था, उसको काट के फिर उसको कुतर के जानवरों की हमारी ड्यूटी में शामिल था। घर के वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, वालदा का भी हुक्म था, ये आपकी ड्यूटी है, बाकी मेरी ड्यूटी है। ये मैं अपनी ड्यूटी देता था पूरी। फिर रात को उस वक्त ये नहीं होती थी, बिजली नहीं थी, तो लालटेन पे हम पढ़ते थे। जब मैं मिडल गया तो फिर वालिद साहब ने मुझे साइकिल, वो साइकिल उस वक्त बड़ी बात होती थी कि साइकिल पे बंदा जा रहा है, अब तो गाड़ी वाले को भी कोई नहीं पूछता। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? नहीं, मैंने मैट्रिक ही किया, और मैट्रिक के बाद फिर मैं, उस वक्त जंग लग गई 71 की, तो हमें फिर वो स्कूल से भेजा गया, आप जाएँ आर्मी की, मतलब हमने बाकायदा ट्रेनिंग ली और बाकायदा जंग में हिस्सा लिया। तो वहाँ मेरा एक कान ही फट गया, बमबारी हुई, तो वो मुझे तो फिर उन्होंने अनफिट करके भेज दिया। तो फिर मैंने आके, फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो कराची में होते थे, रिटायर हो गए, इंजीनियर कोर में थे, तो वो सूबेदार थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। 6 महीने मैंने कोई एक फॉरेन प्रोजेक्ट था, उसमें एज ए टेपिस्ट काम किया, पहली नौकरी। अच्छा। तो फिर उन्होंने, वो ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने बोला नहीं तुम कारोबार करो, छोड़ो, नौकरी में नौकरी रहेगी। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है कारोबार शुरू किया, और ट्रांसपोर्ट का किया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में आए, उसके बाद फिर फॉरेन एक्सचेंज में आए। और अभी हमारे यानी कि एग्रीकल्चर हमारा ख़ानदानी था, अब थोड़ा बहुत हमने कंस्ट्रक्शन का भी शुरू किया, IT का भी है। तो अब बेशक हमारे बेन यही है कि इसमें प्रॉपर्टी और इसमें IT में, और इसमें अभी हम इसमें आ गए सॉफ्टवेयर हाउस में भी आ गए। आपका नाम बड़ा मुनफरिद है, ये किसने रखा? ये दरअसल बुस्तान सादी, गुलस्तान सादी था, आपने सुने, बड़ी मशहूर थी, तो हमारी वालदा साहब पढ़ती भी थी।